व्यू 360 में। अगर तालिबान सब तबकात की राय शामिल किए बगैर नया आइन लाएंगे तो वो मुस्तरद हो जाएगा। तालिबान के तर्जुमान के साथ हमारे इंटरव्यू का तज्जिया। हैदराबाद का पक्का किला एक तारीखी यादगार, लेकिन अदम तवज्जोही का शिकार क्यों? पहले खस्ता हालत नहीं थी, ये किले का गेट भी लगा हुआ था। आज ये नौबत आ गई है कि जगह जगह से जो है ना बिल्कुल खस्ता हालत है। और 9/11 के बाद अमरीकी जंगों में ज्यादा फौजियों की जानें कैसे बचाई गईं? जानिए आज के शो में। इब्तदाई इलाज के लिए आपके पास हकीकतन एक ही घंटा होता है, और अगर आप फील्ड में उस वक्त में जितना ज्यादा कर सकें तो आप बहुत से लोगों को बचा सकते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूं कौकब फरशोरी। अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद शहरियों के रहन सहन में बहुत सी तब्दीलियां नजर आ रही हैं। अवाम की बड़ी तादाद मगरबी तर्ज के कपड़ों के बजाय अब रिवायती लिबास पहनने लगी है। दुकानदारों का कहना है कि शोख रंगों के कपड़ों की मांग में कमी आई है, जबकि बुर्कों की फरोख्त में इजाफा हुआ है। इस वक्त ख़वातीन में एक ख़ास खौफ पाया जाता है। बहुत सी नौजवान लड़कियाँ अपने करियर्स के बारे में फ़िक्रमंद हैं। पाकिस्तान में मौजूद बाज़ अफ़गान तालिबात वतन वापस जाने से घबरा रही हैं। दूसरी जानिब फुटबॉल फॉर पीस नामी एक गैर सरकारी इदारे की मदद से अफ़गानिस्तान के फ़ुटबॉल के कुछ खिलाड़ी अपने ख़ानदानों समेत पाकिस्तान पहुँचे हैं। इनमें ख़वातीन खिलाड़ी भी शामिल हैं। उन्हें इंसानी बुनियादों पर हंगामी तौर पर वीज़े जारी किए गए और ये 1 माह तक क़याम कर सकेंगे। उसके बाद उन्हें किसी दूसरे मुल्क में आबाद किया जाएगा। आइए जानते हैं अफ़गान शहरी अपने मुल्क के हालात के बारे में क्या कह रहे हैं। हमारे कारोबार में तब्दीली आ गई है। लोग जीन्स और शर्ट्स नहीं खरीद रहे, वो वेस्ट कोट्स और रिवायती लिबास चाहते हैं। लोगों के पास खरीदने को पैसे नहीं, लेकिन वो पहले से ज्यादा यहाँ आ रहे हैं। मैं यहाँ बुर्का लेने आई हूँ। गुज़िश्ता हुकूमत में मैं हिजाब या दूसरे मुनासिब कपड़े पहनती थी, लेकिन तालिबान के आने के बाद मैं अब बुर्का खरीदना चाहती हूँ, क्योंकि तालिबान का कहना है कि ख़वातीन को पर्दा करना चाहिए। अफ़गानिस्तान वापस जाने का मैं सोच भी नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे मेरा फ्यूचर मुझे नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल हर चीज़ जो है ब्लैंक है, और वहाँ पे अगर मैं जाऊँगी तो ज़ाहिर है मैं मतलब जो मैंने 5 साल की यहाँ से डिग्री करूँगी तो ज़ाहिर है वो घर ही रखूँगी ना। वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी या कुछ इस तरह नहीं होगा कि मैं काम कर सकूँ। मैं फ़ुटबॉल खेलती थी और मैं चाहती हूँ कि अफ़गान ख़वातीन फ़ुटबॉल खेलें और उनको आज़ादी दी जाए जैसे पहले दी गई थी। आपको मालूम है कि जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया तो उन्होंने ख़वातीन के खेलने पर पाबंदी लगा दी है। मैं चाहती हूँ कि अफ़गान ख़वातीन की स्पोर्ट्स जारी रहें। हम इस वजह से पाकिस्तान आ गए हैं ताकि हम अफ़गानिस्तान की ख़वातीन की आवाज़ बने और उनकी मदद कर सकें। अमरीकी फ़ौज के अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद अमरीका और तालिबान के दरमियान किस किस्म के ताल्लुकात की तवक्को की जा सकती है? इस बारे में हमारी साथी मोना काजिम शाह ने तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन से बात की। मोना इस वक्त हमारे साथ वज़ीर स्काइप मौजूद हैं। मोना, ये बताइए कि तालिबान के साथ अमरीका के जो मौजूदा ताल्लुकात की नौयत है, इस बारे में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन हाल ही में वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि अमरीका के तालिबान से ताल्लुकात का इन्हिसार इस बात पर होगा कि तालिबान इंटरनेशनल कम्यूनिटी से किए गए वादों की कितनी पासदारी करते हैं। सुहेल शाहीन तालिबान के तर्जुमान हैं, वो अमरीका से इन ताल्लुकात के बारे में क्या कहते हैं? जी कौकब, जब मैंने उनसे पूछा कि वो आने वाले मुस्तकबिल में तालिबान और अमरीका के ताल्लुकात को किस तरह देख रहे हैं, दोस्त के तौर पर या दुश्मन के तौर पर, तो उनका कहना था कि जिस वक्त अमरीका अफगानिस्तान में उनसे जंग लड़ रहा था उस वक्त वो उनका दुश्मन था। लेकिन साथ ही उन्होंने दोहा मुज़ाकरात का भी हवाला दिया और ये भी कहा कि इवेंचुअली अमेरिका ने भी ये रियलाइज कर लिया कि मिलिट्री एक्शन जो है वो इस मसले का हल नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये चैप्टर अब खत्म हो चुका है और नया चैप्टर शुरू हो रहा है। We want to turn over a new page. हम नई शुरुआत चाहते हैं। अब ये अमेरिका पर मुनहसर है कि आया वो इसमें हमारे साथ काम करेंगे या नहीं। वो अफ़गानिस्तान में गुर्बत के खात्मे, तालीम के शोबे और अफ़गानिस्तान के बुनियादी ढांचे को खड़ा करने में मदद करते हैं या नहीं, और ये भी कि अगर वो यहाँ सरमायाकारी करना चाहते हैं तो हम उनका खैर मकदम करेंगे। एक दोस्त से ऐसा करने की तवक्को की जा सकती है। उधर टीटीपी पर पाकिस्तान के खदशात के हवाले से मेरा उनसे सवाल था
کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کے نظریاتی اتفاقات تو ہیں، تو اس مسئلے کا حل وہ کیسے دیکھ رہے ہیں، جس پر ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ریٹریٹ کیا کہ وہ کسی بھی گروہ کو افغانستان کی سرزمین سے دہشت گرد حملوں کی اجازت نہیں دیں گے۔ داعش کی اس خطے میں پریزنس کے حوالے سے بھی میں نے ان سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ وہ طالبان داعش کو خود کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ جب ہمارے ملک پر قبضہ کیا گیا تھا، شمالی صوبوں کنڑ اور ننگرہار میں داعش موجود تھی۔ امریکہ بمباری اور ڈرونز استعمال کرنے کے باوجود ان سے مقابلے یا ان کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ لیکن جب داعش نے لڑنا شروع کیا، اس وقت ہم نے ان صوبوں میں ان کا مقابلہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے انہیں ننگرہار اور کنڑ اور شمالی صوبے سے ان کا صفایا کر دیا، اور سابقہ انتظامیہ انہیں کابل لے گئی۔ کوکب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ طالبان کی جانب سے اعلان کردہ کابینہ پر امریکہ نے اعتراضات اٹھائے تھے کہ افغانستان میں موجود تمام گروہوں کی نمائندگی نہیں کرتی، لیکن سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ یہ تمام نسلی گروہوں کی حمایت سے بنائی گئی ہے حکومت، اور الیکشن کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ اس وقت آئین کے مسودے پر کام ہو رہا ہے اور اس سلسلے کو اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ آپ افغانستان میں تمام نسلی گروہوں پر مشتمل ایک طاقت دیکھ سکتے ہیں۔ جہاں تک الیکشن کی بات ہے، الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں، اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ مستقبل میں آئین پر کام کرنے کا منصوبہ ہے تو ان معاملات پر آئین کے مسودے کی تیاری کے وقت غور کیا جا سکے گا، ابھی نہیں۔ عورتوں کے حقوق، حکومت میں ان کی شمولیت اور تعلیم سے وابستہ شرائط کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ خواتین کو شرعی اعتبار سے تمام بنیادی حقوق دیے جائیں گے، لیکن جہاں تک عورتوں کے اعلیٰ حکومتی عہدوں پر فائز ہونے کی بات ہے، وہ عالم دین سے مشوروں کے بعد ہی اس کو ریوزٹ کیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ مونا۔ طالبان کے ترجمان نے فوری انتخابات کے امکان کو تو ایک طرح سے رد کر دیا ہے، لیکن ملک کے نئے آئین پر کام کرنے کا ذکر انہوں نے ضرور کیا۔ احمد رشید افغانستان، طالبان، امریکہ کی افغان جنگ اور وسطی ایشیا پر کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ احمد رشید کے مطابق وہ آئین جو تمام افغان دھڑوں کی شرکت کے بغیر بنے گا، قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب اگر یہ اکیلے اپنا آئین بنائیں گے جو صرف طالبان سے کنسلٹیشن ہوگی، باقی جو سیاستدان ہیں، جو ایگزائل میں ہیں، جو باہر ہیں، عورتیں جو ہیں، ان کے ساتھ اگر یہ کنسلٹیشن نہیں ہوگی۔ الیکشن کے بارے میں تو انہوں نے صاف صاف مجھے بھی کو کہہ دیا تھا بہت عرصہ پہلے کہ الیکشن کو یہ بلیو ہی نہیں کرتے، مگر اصل بات یہ ہے میرے خیال میں تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پبلک جو ہے وہ شاید طالبان کو ووٹ نہیں دے، اور میرے تو اپنا تو خیال یہی ہے کہ طالبان کی پاپولیرٹی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اعلان کردہ کابینہ میں تمام افغان دھڑوں اور خواتین کی نمائندگی نہ ہونے کے اعتراض پر طالبان کہتے آئے ہیں کہ یہ ایک عارضی کابینہ ہے۔ یہ بات سہیل شاہین نے بھی مولانا کاظم شاہ سے اپنے انٹرویو میں دہرائی۔ کیا مستقبل میں طالبان سے ایک ایسی حکومت کی توقع کی جا سکتی ہے جو افغان معاشرے کے تمام دھڑوں کی نمائندگی کرے؟ اس بارے میں احمد رشید کچھ زیادہ پر امید نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ طالبان کا اتنا سخت موقف اس کابینہ میں انہیں دکھایا ہے، ان کو اب کسی کو نکالنا بھی بہت مشکل ہے۔ یہ کیسے حقانی اس کو نکالیں گے یا ملا حسن کو نکالیں گے لیڈرشپ رول سے؟ یہ کیسے سب کو دنیا کو خوش کریں گے؟ اور طالبان اپنی جو لیڈرز ہیں جن کو انہیں ایلیویٹ کیا ہے اور کابینہ میں وہ لائے ہیں، ان کو آپ کیسے نکالیں گے؟ طالبان کے اندر ایسا ماڈریٹ طبقہ ہے جو کوشش کر رہا ہے کہ جو مغرب کی شکایتیں ہیں اور جو افغانوں کی اپنی شکایتیں ہیں، عورتوں کی خاص طور پہ، ان کو ذرا وہ سنبھال کے پالیسی رکھیں اور یہ اتنی سخت پالیسی نہیں اختیار کریں۔ مزید خبروں کی تفصیل کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا مواد آپ کو ملے گا، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ہمارا پیج ہے facebook.com/voaurdu، اور ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ امریکہ، جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا۔
अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का, तहकीक, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपने कल रोशन बनाने वालों का। ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए न्यूज़ 360 में आज न्यूज़ पर। पाकिस्तान के सूबे सिंध में तारीखी हैसियत के हामिल दर्जनों मकामात हैं। इन्हीं में से एक हैदराबाद का पक्का किला भी है जो 18वीं सदी में तामीर हुआ था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ इस किले के आसार मादूम हो रहे हैं। आबादी के फैलाव, अदम तवज्जुही के बाइस पक्का किला अपनी असल शक्ल खो रहा है। आइए देखते हैं मोहम्मद साकिब की रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं सूबे सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में, और ये हैदराबाद का तारीखी पक्का किला है जिसे 18वीं सदी में कलहोड़ो खानदान के हुक्मरान ने तामीर कराया, और कुछ अरसा ये किला तालपुर हुक्मरानों के पास भी रहा। 1843 में मियानी जंग के बाद ये किला अंग्रेजों के कब्जे में चला गया और 104 साल तक यहाँ पर यूनियन जैक लहराता रहा। लेकिन क़याम पाकिस्तान के बाद यहाँ पर उन लोगों को आकर ठहराया गया जो हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान पहुंचे थे। पहले तो है ना कलोड़ों से ना मीरों ने है ना हुकूमत ली, समझ ना। उसके बाद यहाँ पर अंग्रेज़ों ने 1843 के अंदर आ गए, फिर वो उन्होंने इस किले का इंतज़ाम किया। उस दौरान जब अंग्रेज़ आए तो इस किले के अंदर मीरों के और कलोड़ों के दौर के है ना छोटे छोटे महल मकानात बने हुए थे, वो अंग्रेज़ों ने सारे गिरा के मैदान कर दिया। जब से ये मैदान चला रहा था, जब 1947 का वाक़या हुआ तो उस वक्त पहला कैंप हिंदुओं का इस किले के अंदर लगा। वो गरीब गुरबा थे जो हैदराबाद के मज़ाफ़ात में थे, वो सब यहाँ पर है ना, ये हिंदुओं की जो तंजीमें थी उन्होंने इनको यहाँ पर ला के बसाया। फिर ये आस्ते आस्ते चले गए। ये जो बाक़ियात रह गई थी यहाँ टूटे फूटे मकानात, जब हिजरत के वक्त ना महाजिर जब महाजिर आए तो इनको अभी मकान नहीं मिले थे तो सब यहीं पर ही आ गए, और वो जो बाक़ियात बची थी उसी के अंदर मकान बना रहे हैं, वो उसी में आज तक ये रह रहे हैं। लेकिन रफ्ता रफ्ता किले की हालत ख़राब होती चली गई और किले की दीवारें जगह जगह से अब मुनहदिम हो चुकी हैं या फिर इंतहाई मखदूश हालत में हैं। कुछ रोज़ कबल इस किले का सदर दरवाज़ा भी मुरम्मत के काम के दौरान गिर गया। किला जो था ना अपना वफाक के पास था, वफाक इसके ऊपर कोई पैसे उस सूरत में खर्च करता था जब कोई तारीखदान या कोई अंग्रेज़ जब आता था और यहाँ पर दौरा करता था या कोई दीवार गिर जाती थी तो उस आगे वो लिपा पोती करते थे, फिर चले जाते थे। फिर 18वीं तरमीम के बाद ये सिंध हुकूमत के पास आया। इसी तरह चल रहा है, जगह जगह से ना किले की कई दफ़ा दीवारें गिर चुकी है, जानी माली नुकसान हो चुका है। ये दरवाज़ा बनाया जा रहा था, अब आड़ी टेढ़ी दीवारें बनती हैं, फिर उसको घिस के लिपम पोती करते हैं, वो चंद दिनों के बाद टूट जाती है। ये इस गेट के साथ हुआ है। ये गुमशुदा तो पहले ही हो गया था। इलाका मकीनों का कहना है कि महकमा आसार कदीमा की जानिब से इस किले की तारीखी हैसियत को बहाल रखने के लिए इंतहाई कम इकदाम किए जा रहे हैं। आधा काम होता है, आधा रुक जाता है, जो नया काम होता है पुराना फिर गिर जाता है, फिर कुछ गिरती है दीवारें तो फिर ये होता है किला खाली कराएंगे, ये करवाएंगे। किले वाले कहाँ जाएंगे? एक टाइम हो गया, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं किले के अंदर, इसके अलावा हम कहाँ जाएँ। अभी थोड़ा खस्ता हालत है, पहले खस्ता हालत नहीं थी, ये किले का गेट भी लगा हुआ था। आज ये नौबत आ गई है कि जगह जगह से जो है ना बिल्कुल खस्ता हालत है। अब रहा आबादी की बात कि आबादी यहाँ पर है तो आबादी क्या करेगी, गरीब लोग हैं बेचारे, कहाँ जाएंगे। गवर्नमेंट की तरफ से कोई उनको पुरसाने हाल नहीं है गरीबों को। दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत का कहना है कि किले की मुरम्मत का काम तेज़ी से जारी है और इसके सदर दरवाजे के मुनहदिम होने की तहकीकात का भी हुक्म दे दिया गया है। लेकिन 38 एकड़ पर मुहित इस किले के अंदर रिहाइश पजीर अफराद अब ये किला छोड़कर कहीं और मुंतकिल होना नहीं चाहते और किले की इंतहाई मखदूश हालत इसे तारीख के औराक में गुम करती चली जा रही है। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, हैदराबाद। अमेरिका की साबिक जंगों के मुकाबले में अफ़गानिस्तान और इराक़ की जंगों में कहीं ज़्यादा बड़ी तादाद में अमरीकी फ़ौजियों की जानें बचाई गईं, और उसकी वजह यह है कि पिछले 20 सालों में अद्वियात, ट्रामा केयर और तिब के मैदान में बहुत तेज़ी से तरक्की हुई है। किसी फौजी के शदीद जख्मी होने की सूरत में फौज के डॉक्टर्स एक इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, गोल्डन आवर यानी कीमती घंटा।
ابتدائی علاج کے لیے آپ کے پاس حقیقتاً 1 ہی گھنٹہ ہوتا ہے، اور اگر آپ فیلڈ میں اس وقت میں جتنا زیادہ کر سکیں تو آپ بہت سے لوگوں کو بچا سکتے ہیں۔ فوجی ماہرین نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ میدان جنگ میں 80% ہلاکتوں کو زخمی کا خون بہنے سے روک کر بچایا جا سکتا تھا، اور اس حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے۔ ہم نے زخموں کے لیے خون جمانے والے عوامل کے ساتھ پٹیاں تیار کی ہیں، جو بہت بڑی پیش رفت ہے۔ اسٹاپ دی بلیڈ کلاس میں طالب علموں کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ صرف سیکنڈوں میں پریشر کے ذریعے خون کو کیسے روکا جاتا ہے۔ فوری اقدام سے میدان جنگ اور عام شہریوں کی زندگیاں بچائی گئی ہیں۔ جل جانے والوں کے بچنے کی شرح میں ڈرامائی بہتری آئی ہے۔ ایک زمانے میں شدید جلنے کے بعد زندہ بچ جانے والوں کی شرح 50% تھی۔ امریکہ میں اب یہ تعداد 80% اور کبھی کبھی تقریباً 90% ہوتی ہے، تو ہم انتہائی نگہداشت اور ایسے زخموں کو بند کرنے میں بہت بہتر ہوئے ہیں جو شدید جلنے کی صورت میں آتے ہیں، خاص طور پر فوج میں۔ ایک اور اہم پیش رفت یہ ہے کہ ٹراما کیئر کو اگلے محاذ تک لے جایا گیا ہے، لہٰذا علاج تقریباً فوری طور پر کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے ایسے افراد کو دیکھا جو ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ شدید زخمی تھے، لیکن اس پیش رفت نے ان کی زندگی بچا لی تھی، اور وہ ری ہیب جا رہے تھے، اور وہ 1 سے زیادہ ٹراما یا پولی ٹراما کے شکار تھے، جیسے سر کی چوٹیں، جل جانا، کٹے ہوئے اعضاء اور فریکچرز۔ تو دیکھ بھال زیادہ پیچیدہ تھی۔ اس نگہداشت کی پیچیدہ نوعیت کا مطلب ہے کہ فوجی ڈاکٹروں کو باقی عملے کے ساتھ کام کرنا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ ری ہیبلیٹیشن کی ٹیموں میں روایتی طریقہ کار سے آگے جا کر پلاسٹک سرجن، نیورو سرجن اور متعدی امراض کے ڈاکٹروں کو شامل کر کے ایک بہت بڑی ٹیم کے طور پر کام کیا جاتا ہے، تاکہ ہر ایک سابق فوجی یا حاضر سروس ممبر کی بحالی کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ مصنوعی اعضاء میں بھی بہت ترقی ہوئی ہے۔ مصنوعی ہاتھ یا تو ایک ہک ہوتے تھے جو وہ کھول سکتے تھے اور بند کر سکتے تھے، اور ایک حد تک کام کرتے تھے، ایک چیز کو ہی کنٹرول کر سکتے تھے۔ اب ہدف یہ ہے کہ ان مصنوعی اعضاء کو اصل عضو جتنا ہی کارآمد بنایا جائے، جس میں محسوس کرنے کی صلاحیت بھی شامل ہو۔ کلیولینڈ کلینک میں ایک ڈاکٹر نے ایسا مصنوعی بازو تیار کیا ہے جس میں ایک جدید ترین کمپیوٹر پہننے والے کے دماغ سے رابطے کے ذریعے اس میں چھونے کے احساس کو پہنچاتا ہے۔ وہ محسوس کرتے ہیں جیسے ان کے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے ہاتھ نہیں ہیں، اور وہ محسوس کرتے ہیں جیسے ان کی انگلیاں چیزوں کو چھو رہی ہیں، حالانکہ ان کی انگلیاں نہیں ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تمام نظام جب ایک ساتھ جوڑے گئے تو ان کے دماغ کو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا یہ انسانی ہاتھ ہوں۔ زخمیوں کو مصنوعی اعضاء اور جلنے والوں کے علاج اور دماغی کارکردگی کو بہتر کر کے شہری زندگی میں واپس لوٹنے کے قابل بنانے میں مدد کا یہ ایک طویل راستہ ہے۔ لیکن VOA سے بات کرنے والے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ان کے شعبوں میں طبی ترقی نے گزشتہ 20 سالوں میں ایک طویل سفر طے کیا ہے۔ کیرول پیئرسن کے ساتھ صبا شخان، وائس آف امریکہ۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ صحت پر ممکنہ مضر اثرات کے باعث دنیا کے زیادہ تر کھیلوں میں اسٹیرائڈز کے استعمال پر پابندی ہے، مگر اس کے باوجود انہیں ایک بڑی تعداد میں استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ تفصیلی رپورٹ ہم جلد لے کر آئیں گے ویو 360 میں، اس وقت دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک۔ جو نوجوان اس فیلڈ سے وابستہ ہے وہ اس اسٹیرائڈز کے سائیڈ ایفیکٹ سے اتنے زیادہ آشنا نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں جن کی ہلاکت ہو گئی، جن کی موت واقع ہو گئی ہے۔ نیو یارک میں براڈ وے اس موسم خزاں میں موسیقی سے محبت کرنے والوں اور ڈرامہ دیکھنے والوں کا خیر مقدم کرے گا۔ کووڈ-19 کے پھیلاؤ کے جاری خطرے کے باوجود بھی اب نیو یارک میں تھیٹر 100% گنجائش کے ساتھ دوبارہ کھل رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پچھلے 18 مہینوں میں شٹ ڈاؤن کے دوران نیو یارک سٹی کے ٹائمز اسکوائر میں ٹکٹ بوتھ خالی پڑا رہا۔
लेकिन अब मजीद नहीं। टाइम्स स्क्वायर में वापस आना अच्छा लग रहा है। ये जानकर अच्छा लगा कि बूथ दोबारा खुल सकेगा, क्योंकि ये टाइम्स स्क्वायर का एक तरह से लाजमी जुज़्व है, लिहाजा ये वाकई बहुत एक्साइटिंग है। ब्रॉडवे थिएटर बाज़ाब्ता तौर पर अपनी मुकम्मल गुंजाइश के साथ 14 सितंबर से दोबारा खुल गए हैं। बहुत से लोगों के लिए ये वापसी शहर में ज़िंदगी के दोबारा लौटने और फ़नून लतीफ़ा से मुंसलिक लोगों को ब्रॉडवे की तारीख़ के तवील तरीन शटडाउन के इस गैर यकीनी इख्तिताम के दरमियान भी इकट्ठा करने की ताकत की तरफ इशारा करती है। मेरे लिए जो चीज़ वाकई दिलचस्प है वो ये है कि लोग काम पर वापस आ रहे हैं, क्योंकि ये उन लोगों के लिए मुश्किल वक्त था जो लाइव परफॉर्मिंग आर्ट्स के जरिए अपना रोजगार कमाते हैं। ब्रॉडवे लीग एक तिजारती एसोसिएशन है जो थिएटर के मालकान और प्रोड्यूसर्स की नुमाइंदगी करती है। उम्मीद करती है कि इस फिल्म से नाजरीन को राग़िब करे, जिसमें 99 ब्रॉडवे शोज की झलकियां शामिल हैं। इसके साथ एक वेबसाइट भी शामिल है जो शो की मालूमात और हिफाजती तदाबीर से मुताल्लिक मालूमात मुहैया करती है। कोविड अब भी अपना किरदार अदा कर रहा है। सामीन को वैक्सीनेशन के सबूत दिखाने और मास्क पहनने की अब भी जरूरत होगी। पर्दे के पीछे बहुत सी चीजें हो चुकी हैं, चाहे वो एयर कंडीशनिंग सिस्टम को बेहतर बनाना या तब्दील करना हो, या नए फिल्टर्स जिनको इस्तेमाल के लिए हिदायत दी गई हैं। थिएटर का लोगों को इकट्ठा करने का मिशन ब्रायन मोरलैंड को पुरजोश करता है, जो थॉट्स ऑफ अ कलर्ड मैन के प्रोड्यूसर हैं, एक ड्रामा जो इस सीजन में शुरू होगा। ब्रॉडवे को इन गलियों में, इन कम्युनिटीज में वापस लाना, हमारे थिएटर्स का दुनिया भर के शायकीन से भरना, हमारे बैकयार्ड्स में पड़ोसियों का वापस उन सीटों पर आना जबरदस्त बात होगी। बहुत से अदाकारों की तरह लूक नाफेट ने पिछले साल का बेशतर हिस्सा घर से काम करते हुए गुजारा, लेकिन ब्रॉडवे के बारे में पुरुम्मीद रहने में कामयाब रहे। गुज़िश्ता मौसम बहार में उन्होंने VOA को बताया था, हर कोई पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आएगा। और अब सब कुछ दोबारा खुल रहा है। नाफेट के लिए आने वाले म्यूजिकल कॉर्नर ऑफ बिटर एंड स्वीट के लिए ज़ाती तौर पर रिहर्सल करना उनकी तवक्को से ज्यादा है। लोगों को देखना और साज के साथ गाना, ये एहसास हैरत अंगेज है। हम बतौर एक माशरा बहुत सदमे से गुजरे हैं और हमें शिफा की ज़रूरत है, और मेरे ख्याल में थिएटर जाना इस शिफा याबी के अमल का हिस्सा है। अब जल्द ही जब पर्दा उठेगा, ये एक ऐसा एहसास है जो बिलाशुबा बहुत से लोगों को महसूस होगा। टीना ट्रिन के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था आज का व्यू 360। प्रोग्राम के बारे में फीडबैक देने के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए आप हमारी वेबसाइट किसी भी वक्त उस पर आ सकते हैं और पढ़ सकते हैं हमारी ख़बरें ताज़ा तरीन urdu.voa.com पर। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक ले इतना ही, इजाज़त दीजिए। खबरों के पीछे नहीं भागते, हम कहानियां ढूंढते हैं, आम लोगों की खास कहानियां। मैं कोई उनसे अलग मखलूक तो ना थी, तो क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि जिसमें मैं महारत हासिल करूं, और वो नेकी क्या हो, जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां। मुझे जब भी जरूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला। ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां।